हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स के पाठशाला। स्वागत है आप लोग का इस लेक्चर नंबर 6 में। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम लोग एक और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड, जिसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। और इससे पहले कि मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूं, आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बटन पे भी प्रेस कर दे, सो दैट यू विल बी गेटिंग द नोटिफिकेशन फॉर द कमिंग लेक्चर्स एज वेल। ऑलराइट, चलिए। तो पिछले लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 5 में हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि जब दो वेक्टर हमारे पास होते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा जो आज हम लोग देखने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट क्यों है, पिछले वाले प्रोडक्ट का नाम स्केलर प्रोडक्ट क्यों था, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। स्केलर प्रोडक्ट इसलिए था क्योंकि जब दो वेक्टर को आपने मल्टीप्लाई किया था और उसके बाद जो प्रोडक्ट हमको मिला था वो एक स्केलर क्वांटिटी थी। एक क्विक रिकैप करते हैं कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स थे ए और बी और आपने इसको डॉट के साथ मल्टीप्लाई किया था, तो जो आपको चीज मिली थी उसको आपने ए बी कॉस थीटा बोला था। ठीक है, तो आप देखिए राइट हैंड साइड पे जो भी क्वांटिटी लिखी गई है कहीं भी एरो नहीं है, कहीं भी वेक्टर का साइन नहीं है, यानी कि ये जो चीज अपने पास है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और इसलिए हमने इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोला था। नाउ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसमें हमने ये जाना कि जो प्रोडक्ट का आंसर आने वाला है वो थीटा एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। ए और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल थीटा बनता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अभी ए क्या है, ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। ओके, सो एक बार आपने वेक्टर ले लिया है मींस उसका मैग्नीट्यूड डिसाइडेड है। ठीक है, लेकिन उस वेक्टर का आप एंगल कुछ भी रख सकते हैं। आप दोनों वेक्टर को ऐसे अलाइन कर सकते हैं, आप दोनों वेक्टर को ऐसे अलाइन कर सकते हैं, ऐसे अलाइन कर सकते हैं, कैसे ऐसे अलाइन कर सकते हैं, जैसा मन करे वैसा अलाइन कर सकते हैं। उनके बीच का एंगल चेंज होते रहेगा एंड अकॉर्डिंगली जो आंसर आने वाला है यानी कि स्केलर प्रोडक्ट की जो वैल्यू आने वाली है वो चेंज होगी। मीन्स जब भी आपके पास कोई इक्वेशन इस तरह से हो जो कॉस थीटा, साइन थीटा, टैन थीटा के फॉर्म में हो, मीन्स थीटा के फॉर्म में हो, मीन्स उसका आंसर थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हमने ये बोला कि इसका आंसर या इसका वैल्यू थीटा के ऊपर डिपेंड करता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं चाहूं कि a डॉट बी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए तो हमको कॉस की वैल्यू मैक्सिमम बनानी होगी। अगर मैं चाहूं a डॉट बी की वैल्यू मिनिमम हो जाए तो मुझे कॉस की वैल्यू मिनिमम बनानी होगी। इतना ही नहीं, हमने ये भी समझ लिया कि कॉस की वैल्यू जो मिनिमम हम लोग रखने वाले हैं वो -1 हो सकता है। ठीक है, उसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, उसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चीज़ है, ये मुझे पिछले लेक्चर में डिस्कस करना था लेकिन हमारा लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका था, इसलिए मैंने वहाँ पे लेक्चर में डिस्कस नहीं किया। मैं अभी क्विकली कर देता हूँ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। नाउ हमने एक एग्जाम्पल देखा था डॉट प्रोडक्ट का, जो था वर्क डन। वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये बड़ा ही एक फनी सा एक्सपेरिमेंट है, एक बड़ा ही फनी सा एप्लीकेशन है इसका। अब देखिए, आपने देखा होगा जो कूली होते हैं रेलवे स्टेशन पे वो लोड ढो के ले जाते हैं। ठीक है, तो लोड ढो रहे हैं मतलब वो फोर्स लगा रहे हैं लोड को, जो आपका बैग है, बैगेज है, उसको बैलेंस करने के लिए वो अपने हाथों से फोर्स लगाते हैं। तो अगर मैं उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं या उसके लिए एक डिपिक्शनल डायग्राम बनाऊं, तो ये कूली है जिसके सर पे लगेज रखा हुआ है, तो ये ऐसे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो फोर्स का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। ठीक है, फोर्स इस तरह से एक्ट हो रहा है और ये फोर्स को लेके बॉडी जो डिस्प्लेस हो रही है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब वो जा रहा है तो लगेज भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो लगेज का जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो इस डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, इनके बीच का एंगल कितना हो गया, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। तो अगर मैं पूछूं कि लगेज को ढोने में कूली कितना काम करता है, तो अगर हम इस फॉर्मूले से उसको निकालें तो हमको पता है F डॉट S को आप लिख सकते हैं Fs cos थीटा यूजिंग दिस फॉर्मूला Fs cos थीटा। वैल्यू आप F और S का कुछ भी रहने दो, कितना भी फोर्स लगाने दो, फिलहाल तो आप Fs लिख दो और यहाँ cos थीटा है, तो ये cos 90 हो जाएगा। और हमको पता है cos 90 की वैल्यू 0 होती है। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो अगर ये 0 हो गया तो हमें वर्क डन कितना मिल गया है, 0। बड़ा ही फनी सा कॉन्सेप्ट है ये कि कूली इतना मेहनत करता है फिर भी इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स ही डज नो वर्क। और ये कभी कभी एक एप्लीकेटिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाई इज द वर्क डन बाय
कूली और अ पॉटर इज 0, तो आप वेक्टर के तरीके से समझा सकते हैं। अगर कूली को ये पता चल गया कि वेक्टर प्रोडक्ट आई मीन वेक्टर्स रूल में ऐसा होता है कि हमारे द्वारा किया गया काम 0 है, तो वो डेफिनेटली इस बात से बहुत ही खफा हो जाए। खैर हमें उनको बताने की जरूरत नहीं है, विल गो अहेड। आज हम लोग सीखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। आई होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। वेक्टर प्रोडक्ट तो नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे दो वेक्टर्स को जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट आने वाला है, आंसर आने वाला है, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। और इसको हम लोग क्रॉस के साथ करेंगे, डॉट के साथ हम लोग पिछले लेक्चर में देख लिया था, तो यहाँ मुझे लिख देना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट भी होता है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? तो मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर्स हैं जिसको आप बोलते हैं ए और बी। तो अगर आप ए और बी को क्रॉस करते हैं तो जो आपको तीसरी क्वांटिटी मिलती है, जो आंसर मिलता है, उसका एक्सपेंशन या उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह होता है, ए बी साइन थीटा। पिछले प्रोडक्ट में हमको ए बी कॉस थीटा आया था, यहाँ ए बी साइन थीटा आएगा। और चूंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, लेकिन इस चीज के ऊपर तो आप वेक्टर नहीं दे सकते क्योंकि ये कंपोनेंट फॉर्म में है, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, तो आप इसके ऊपर तो एरो डायरेक्ट नहीं डाल सकते हैं। तो आपको अलग से एक डायरेक्शनल चीज वहां पे लिखनी पड़ेगी, सो इसको डिपिक्ट करें कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमने सीखा है कि अगर आपके पास वेक्टर हो तो आप वेक्टर के ऊपर जरूरी नहीं कि आप एरो डालें तो ही पता चलेगा कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप उसके बगल में एक छोटा सा क्वांटिटी डाल सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो हम इसके बाजू में लिख देंगे यूनिट वेक्टर। बहुत बढ़िया। तो ये हमको मिल गया ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा यू कैप, वेर यू कैप इज द यूनिट वेक्टर। और इसका डायरेक्शन ये ए बी साइन थीटा के साथ ही होगा, यानी ए क्रॉस बी के साथ ही होगा। आप इसको अलग से एक वेक्टर बोल सकते हैं, दिस इज सी वेक्टर। ए और बी को क्रॉस करने पे आपको सी मिल गया, जहां पे सी का जो है ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ए बी साइन थीटा विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ सी एंड दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ सी। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ओके ना, ये तो ठीक है, हमने फॉर्मूला जान लिया। ठीक है, चलो इतना फॉर्मूला आ गया। नाउ क्वेश्चन इज, अगर C एक वेक्टर है, उसका डायरेक्शन है, हमने बोल तो दिया U है, लेकिन एग्जैक्टली वो किधर है ये भी पता कर सकते हैं हम लोग। तो एक्सपेरिमेंटली ये पता किया गया और आपको बताया जा रहा है कि जब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और जो आंसर मिलता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन इन दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, या फिर यूं बोलिए कि उसका डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन में ए और बी वेक्टर हैं। क्या बोला मैंने? जिस प्लेन में ए और बी वेक्टर हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। चलिए, मे बी आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है तो हम लोग पिक्चर से बताते हैं। तो मान लीजिए यहां मैं एक डायग्राम बनाता हूं जहां पे दो वेक्टर ले लेता हूं ए और बी। तो ये हमने ले लिया लेटर से ए वेक्टर, ठीक है, ये हमने ले लिया ए वेक्टर। आप इसको एक्स एक्सिस के अलोंग भी बोलना है तो आप बोल सकते हैं। फिर हमने ले लिया एक वेक्टर इधर जिसको आप बोल दीजिए बी वेक्टर। ठीक है, ये हो गया ए वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर। इनके बीच का कुछ एंगल हो सकता है, मान लीजिए थीटा है। ठीक है, तो बताइए ए और बी वेक्टर कौन से प्लेन में है? तो ये बोर्ड के प्लेन में। मैंने इसको बोर्ड पे बनाया, मतलब ये बोर्ड के प्लेन में है। जाहिर सी बात है कि नहीं? हाँ, अगर मैंने बी को यहां पे ड्रॉ किया रहता तो प्लेन कैसा हो जाता? तो ये वाला प्लेन हो जाता। ठीक है, समझो मैं क्या बोल रहा हूं। ए ऐसा होता, ए ऐसा होता, जो मैंने ए वहां पे रेड पेन है, चलिए रेड पेन है, ए ऐसा है। ठीक है, और अगर मैं बी को तो मैंने अभी फिलहाल तो बोर्ड के ऊपर बनाया तो प्लेन हमारा बोर्ड हो गया। हम इसको ऐसे भी बना सकते थे बोर्ड के बाहर, तो हम ऐसे बना सकते थे, ऐसे, ये देखिए। ठीक है, तो प्लेन क्या होगा? ये प्लेन होगा, ये प्लेन होगा। तो आपको प्लेन बनाना समझ में आना चाहिए, प्लेन कहां होता है। तो जहां पे दो वेक्टर को आप ड्रॉ कर पाते हो वो प्लेन है, पीस ऑफ पेपर है। तो इसका जो आंसर आएगा, जो सी वेक्टर होगा, वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो बताइए इस प्लेन के परपेंडिकुलर कहां पॉसिबल है? चलिए अगर मैं एक बार फिर से इसको बनाऊं आपके लिए, पिक्चर को मैं यहां बोर्ड से उतार के यहां ले आता हूं। ठीक है, देखिए यही रेड कलर का पेन जो है सो ए है, ब्लैक कलर का पेन जो है सो बी है। तो अब इसके परपेंडिकुलर क्या पॉसिबल है? इसके परपेंडिकुलर ये पॉसिबल है जो आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, ये आपकी तरफ आ रहा है ये, या फिर इधर भी पॉसिबल है जो अंदर की तरफ जा रहा है। ये देखिए ये प्लेन है, इसका ये प्लेन है। ठीक है, ये प्लेन में अब मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया, तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो सकता है? ये हो सकता है और इधर भी हो सकता है। ठीक है, तो जो सी का डायरेक्शन होगा वो या तो यहां हो सकता है
या तो यहाँ हो सकता है। और अगर मैंने पिक्चर को ऐसे पकड़ा तो बोल सकता हूँ कि इस बोर्ड के बाहर की तरफ हो सकता है और बोर्ड के अंदर की तरफ भी हो सकता है, दोनों भी परपेंडिकुलर को ही बता रहे हैं। तो अब ये भी देखना होगा कि परपेंडिकुलर भी अंदर बाहर हो सकता है, तो ये अंदर होगा, ये अंदर होगा या बाहर होगा, ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो बड़ा ही सिंपल है, उसके लिए आपको कुछ यूज नहीं है, एकदम सिंपल सा टॉपिक आपको पता होना चाहिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल भी बोलते हैं। ठीक है, वो क्या कहता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको ये ऑर्डर फॉलो करना है। ये लिखा है ए क्रॉस बी, आपके पास बी क्रॉस ए भी हो सकता था, ठीक है, आपके पास फिलहाल ए क्रॉस बी है, तो आपको अपने राइट हैंड को यू रखना है। यू हैव टू कीप योर राइट हैंड लाइक दिस। ये देखिए, ये इस तरह से रखिए, इस तरह से रखिए, जैसे भी आप अपने राइट हैंड को ऐसे खोल लीजिए, ठीक है, ओके। ये जो 4 फिंगर हैं उसको आप पहले वाले वेक्टर के पास रख दीजिए। तो ये पहला वाला वेक्टर कहाँ है, यहाँ है, यहाँ, क्योंकि आपका पहला वेक्टर ये ए है, तो इसमें ढूंढिए पिक्चर में ए कहाँ है, तो ए यहाँ है, तो आपने ए के पास रख दिया। फिर क्रॉस क्या करना है, बी, तो अपने हाथ को मोड़ते हुए बी की तरफ जाएंगे, बी की तरफ गए, तो आपका थंब किधर है, इस बोर्ड के बाहर है, मतलब आपकी तरफ आ रहा है, तो ये सी का डायरेक्शन ये थंब से रिप्रेजेंट होगा। किससे रिप्रेजेंट होगा, थंब से। मतलब इस केस में जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट बन के चीज जो एक वेक्टर आ रहा है उसका डायरेक्शन इस बोर्ड के बाहर की तरफ होगा। ठीक है, आप बोलेंगे सर अगर ये हम a क्रॉस b की जगह b क्रॉस a लिखे होते तो क्या होता, अगर हमारे पास b क्रॉस a होता तो मैं इसका डायरेक्शन कैसे निकालता, तो भी बहुत सिंपल है। मैंने क्या बताया, आप अपने हाथ को खोलिए और ये जो 4 फिंगर हैं उसको पहले वेक्टर के तरफ ले जाइए। तो पहला वेक्टर यहाँ पे क्या है, b है, तो आप ऐसे रखेंगे, ठीक है, ऐसे, और a की तरफ मोड़िए, हमने मोड़ दिया a की तरफ, तो मेरा थंब आपको दिख ही नहीं रहा है, आपको ये थंब नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि ये बोर्ड की तरफ पेनिट्रेट कर रहा है। ये देखिए, अब देखिए यहां, अब मैं इस पिक्चर को उल्टा समझने की कोशिश कीजिए, बी ऊपर है कहीं पे और ए नीचे है, ठीक है, तो ये देखिए हमने ऐसा बना दिया, ये बोर्ड के अंदर, कहां हो गया, बोर्ड के अंदर। अगर आपको इससे देखना है तो आप इससे देख सकते हैं, ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, ये ऐसा था, ठीक है, ये ऐसा था। जब हम ए क्रॉस बी करें, रेड से ब्लैक, रेड से ब्लैक, तो ये इधर की तरफ, और अगर ब्लैक से रेड करें तो ये इधर की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में। तो पहला डायरेक्शन ऐसा था, तो दूसरा डायरेक्शन बोर्ड के अंदर हो जाएगा। लेकिन जो भी हो, ए क्रॉस बी या 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जब आपको मिलता है एक वेक्टर क्वांटिटी, वो डायरेक्शन हमेशा उन दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। और बाय डिफॉल्ट अगर वो प्लेन के परपेंडिकुलर है तो वो इंडिविजुअली उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, क्योंकि इस प्लेन का परपेंडिकुलर मतलब बोर्ड का परपेंडिकुलर। तो ये रेड कलर वाले लाइन के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और ब्लैक वाले के साथ भी 90 का एंगल बना रहा है। आप यूं देखिए, ये था, ये देखिए, अगर मैंने इसको ऐसे रखा तो ये रेड कलर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ब्लैक कलर के साथ भी ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। मतलब जब मैं बोलूंगा कि ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब ये दोनों वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। तो अगर मैं यहाँ पे एरो बना के बताना चाहूं तो जाहिर सी बात है कि ये ऐसा एरो तो 3 डायमेंशनल नहीं बनाया जा सकता है, तो हम इसको थोड़ा ऐसा टिल्टेड बना देते हैं, हम इसको ऐसा बना देते हैं, मे बी यहां पे मैं लिख देता हूं सी वेक्टर, ठीक है, वेयर इन सी वेक्टर हैज टू बी परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। इसको हम क्या लिखेंगे, ये ए क्रॉस बी हो जाएगा, ए क्रॉस बी हो जाएगा, ठीक है। इस पिक्चर को ऐसे भी बनाया जा सकता है, थोड़ा ज्यादा सूटेबल पिक्चर ये इस तरह से हो सकता है कि मान लीजिए कि मैं ए वेक्टर ऐसे बनाता हूं, ठीक है, और बी वेक्टर में ऐसे बनाता हूं, ये हो गया अपना बी वेक्टर, ये हो गया अपना ए वेक्टर। तो यूं समझिए कि ये ए और बी जो है ना बोर्ड के बाहर यूं निकल रहे हैं, ऐसा, ये देखिए, ये जो है ना ये ऐसा, इसको हम ऐसे बना देते हैं बोर्ड के बाहर, यूं 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 यूं, ठीक है। तो इसके परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा ऐसा, अभी भी ये बोर्ड पे ही बना रहे हैं, हम इसको ऐसा कर देते हैं, ऐसे, यूं समझिए, ये दोनों वेक्टर को आप बोर्ड के बाहर निकलता हुआ समझिए। तो तीसरा वेक्टर कैसा हो जाएगा, ये देखिए, ये ए और बी बोर्ड के बाहर निकल रहा, तो तीसरा ऐसा लंबा लंबा रहेगा, ऐसा परपेंडिकुलर, ऐसा,
तो ये अपना सी वेक्टर हो जाएगा, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, जिसको आप बोल सकते हैं ए क्रॉस बी। वेरी गुड, समझ में आ गया आप सबके। ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। और यहां पे ए और बी दोनों क्या है, बोर्ड के बाहर हैं, तो सी एक्चुअली बोर्ड पे होगा। ये बोर्ड के बाहर है तो सी एक्चुअली बोर्ड पे हो जाएगा। ओके, तो ये जो है ना बंदा, ये इसके साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और ये इसके साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये थोड़ा सा 3 डायमेंशनल इफेक्ट आपको समझ में आ रहा होगा। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट ड्रॉप कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व क्लियर दैट डाउट इन नेक्स्ट क्लास। ऑलराइट, सो ये अपना डेफिनेशन हो गया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं हम लोग। जैसे हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, हम यहाँ इसका भी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का एक डॉट प्रोडक्ट का एक प्रॉपर्टी पढ़ा था हमने, जिसको हमने बोला था कि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव इन नेचर। डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव इन नेचर। कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है कि आप वहां पे वेक्टर्स का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों का आंसर सेम आता है, लेकिन मैंने आपको वहीं पे बताया था यहां ऐसा नहीं होगा। यहां ऐसा नहीं होगा मींस आप ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों को एक ही वेक्टर नहीं बोल सकते हैं। दोनों वेक्टर आपस में इक्वल नहीं होते हैं, बल्कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर। तो आप ऐसा लिख सकते हैं माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। क्यों ऐसा, क्यों? तो देखिए अपोजिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, वैसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो। तो देखिए मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। आप ए क्रॉस बी लिखेंगे तो भी आप इसको ए बी साइन थीटा लिखेंगे, साइन थीटा। और लेटर से मैं यहां पे यू कैप इसका वेक्टर का नाम बोलता हूं। और बी क्रॉस ए लिखेंगे तो बी ए साइन थीटा लिखेंगे। और इसका जो यूनिट वेक्टर है उसको मैं यू प्राइम कैप लिख देता हूं, जो कुछ तो भी होगा। ठीक है, ओके। अब देखो ए बी साइन थीटा, ये तो जस्ट एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके ऊपर कोई एरो नहीं, इसके ऊपर भी कोई एरो नहीं। ये अगर जस्ट एक नंबर है तो आप इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। मतलब आप ये ए बी साइन थीटा तो ठीक है, ए बी साइन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा को हम बी ए साइन थीटा भी लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, बी ए साइन थीटा यू क्या, और ये तो बी ए साइन थीटा है ही। तो देखिए आपको क्या पता चल गया, दोनों में जो ये कंपोनेंट है या मैग्नीट्यूड है वो दोनों का सेम है, खाली उसका डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। अब देखते हैं कि क्या वो डायरेक्शन अपोजिट है या नहीं। तो देखिए ए क्रॉस बी के लिए हमको क्या करना है, ए से बी तक जाना है। ए क्रॉस बी के लिए हमको क्या जाना है, ए से बी तक, ए से बी तक। तो ये बोर्ड के बाहर, मतलब यहां पे देखा जाए तो ऊपर, ऐसे तो बोर्ड के बाहर हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं ऊपर, ए क्रॉस बी। और बी क्रॉस ए करेंगे तो बी से ए बोर्ड के अंदर। तो देखो ये दोनों अपोजिट है, ये भी हम देख चुके हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये दोनों आपस में अपोजिट वेक्टर होते हैं। और अपोजिट वेक्टर को इक्वल वेक्टर नहीं कहा जाता है। इक्वल वेक्टर तब होते हैं जब उसका मैग्नीट्यूड, उनके मैग्नीट्यूड्स और डायरेक्शंस दोनों सेम हो। डायरेक्शन यहां अपोजिट है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, अब देखिए यहां पे हमको एक बात और पता चल गया कि इसका जब एक्सपेंशन हमने देखा तो वो आ गया ए बी साइन थीटा। इसका एक्सपेंशन क्या हो रहा है, ए क्रॉस बी का एक्सपेंशन है ए बी साइन थीटा। ठीक है, और यू कैप चलो वो तो डायरेक्शन है। तो अगेन हमको क्या पता चल रहा है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो साइन थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा। साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 बना सकते हैं आप, कब, जब थीटा इज इक्वल टू 0 है। मतलब अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल या एंटी पैरेलल हो, क्योंकि साइन पाई की भी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो अगर दोनों वेक्टर इस तरह से हो या दोनों वेक्टर इस तरह से हो, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। मतलब पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके लिए उनके बीच में कुछ तो भी नॉन जीरो एंगल होने चाहिए। अब साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जब आ जाएगा तो इस वेक्टर का प्रोडक्ट का वैल्यू भी मैक्सिमम आएगा। तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। वो कब, जब थीटा 90 डिग्री हो। मतलब ये दोनों वेक्टर अगर ऐसे हो तो
आपको प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। तो ये भी एक चीज आप समझ गए में आ गया कि A क्रॉस B का मिनिमम मैग्नीट्यूड 0 होगा जब दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल या एंटी पैरेलल हो, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड, इन दोनों के प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा जब थीटा 90 डिग्री हो, दोनों वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलरली अलाइंड हो। ठीक है, और उस केस में क्या होगा, इसकी वैल्यू अगर 1 हो गई तो सिर्फ ए बी, मतलब मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ए बी पॉसिबल है, मिनिमम मैग्नीट्यूड 0 पॉसिबल है। ऑलराइट, चलिए अगर आप याद करें ए डॉट प्रोडक्ट, और हाँ जिन लोगों ने पिछला लेक्चर्स नहीं देखा वो डेफिनेटली पिछला लेक्चर एक बार जरूर देख ले, नॉट जस्ट डॉट प्रोडक्ट बट कि इस वेक्टर सीरीज के जितने भी लेक्चर अब तक हुए पांचों लेक्चर एक बार रिवाइज कीजिए। जो लोग नए हैं उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वो रिविजिट कर सकते हैं, और जो लेक्चर्स बैठे हैं वो भी एक बार थोड़ा रिवाइज कर लीजिए कि ये कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा आसानी से समझ में आ जाए। चलिए तो देखते हैं हम लोग कि डॉट प्रोडक्ट में हम लोगों ने एक्सपेंशन देखा था। एक तो ए डॉट बी, अपने को ए बी कॉस थीटा मिला था। ओके, एक इक्वेशन अपने पास ये था। एक दूसरा इक्वेशन भी था जो ए और बी वेक्टर के कंपोनेंट के फॉर्म्स में थे। मतलब इसको हम लोगों ने कुछ इस तरह से लिखा था, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, कुछ इस तरह का भी हमको एक एक्सप्रेशन मिला था। ए डॉट बी क्या, दो फॉर्मूला मिला था। एक तो उनका डेफिनेशनल फॉर्मूला बोल सकते हैं जो उसके डेफिनेशन के फॉर्म में है, ठीक है, उसके खुद के मैग्नीट्यूड के फॉर्म में वेक्टर्स के, और एक है जो उनके कंपोनेंट्स के फॉर्म में। तो यहां भी ये फॉर्मूला आ गया जो कि इनके खुद के मैग्नीट्यूड और एंगल के फॉर्म में है। एक फॉर्मूला उनके कंपोनेंट्स के फॉर्म में भी अपने को जानना चाहिए, तो हम एक फॉर्मूला उनके कंपोनेंट्स के फॉर्म में भी देख लेते हैं, वो भी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लेंगे ना। उसके लिए एक चीज हमको पहले सीखना पड़ेगा कि इनके यूनिट वेक्टर को कैसे क्रॉस प्रोडक्ट में डिफाइन करते हैं। जैसे हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट में भी देखा था यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, जब आई डॉट आई था, जब के डॉट के था और जे डॉट जे था, मतलब सेम वाले को जब आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट किया था तो आंसर 1 आया था, और जब कोई भी डिफरेंट, कोई भी डिसिमिलर यूनिट वेक्टर्स लिया था तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आया था। वैसे यहां पे देखते हैं कि उनके क्रॉस प्रोडक्ट्स में क्या रिलेशन है। तो लेट अस कंसीडर टू आइडेंटिकल यूनिट वेक्टर्स। टू आइडेंटिकल यूनिट वेक्टर्स मींस आप आई आई जे जे या के का क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए। तो देखिए इस फॉर्मूले के हिसाब से हमको क्या लिखना है, ये आपका आई है, ये भी आपका आई है। तो पहले आपको क्या लिखना है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये दोनों यूनिट वेक्टर है तो इनका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, दूसरे का भी 1 हो जाएगा, और फिर आपको साइन थीटा लिखना है। फिर आपको साइन थीटा लिखना है। तो आई और आई सेम ही वेक्टर है, उनके बीच का एंगल कितना होता है, 0, तो साइन 0 डिग्री, और यहां यूनिट वेक्टर लिख दीजिए, आंसर का यूनिट वेक्टर। अब देखो साइन 0 क्या हो गया, साइन 0 0 हो गया, तो ये पूरा टर्म ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप देखो वहां पे क्या था, जब आपने लाइक यूनिट वेक्टर्स लिया था आई आई जे जे और के, तो आंसर सरवाइव कर रहा था, 1 आया था, और यहां पे ये 0 आ रहा है। तो इससे आप क्या क्लेम कर सकते हैं, इससे आप क्लेम कर सकते हैं कि अगर आपने आई क्रॉस आई किया, या जे क्रॉस जे किया, या फिर के क्रॉस के किया, तो ये 0 हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसका। इसके बजाय अगर आप दो डिफरेंट या डिसिमिलर यूनिट वेक्टर्स ले लीजिए तो क्या होगा, लेट अस से आप आई और जे ले लेते हैं। तो अगेन मैग्नीट्यूड तो दोनों का 1 into 1 है, ठीक है। साइन थीटा कितना होगा, साइन 90, ठीक है, साइन 90 डिग्री हो जाए। अब आंसर में भी एक यूनिट वेक्टर आएगा, जरा ध्यान से देखिए, वो जो यूनिट वेक्टर आएगा आंसर का, उस वेक्टर का डायरेक्शन कहां होना चाहिए, हमने अभी बताया उसका डायरेक्शन दिए गए दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब जरा गौर से देखिए, ये आई है, आई का मतलब एक्स एक्सिस होता है, ये जे है, जे का मतलब वाई एक्सिस होता है, और यहां जो यूनिट वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू आई और जे दोनों होने चाहिए, मतलब x और y दोनों के परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो x और y प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉमन सेंस की बात है, ये z एक्सिस होता है। क्या होता है, z एक्सिस।
तो इसके परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, जेड एक्सिस हो गया। तो u क्या हो जाना चाहिए, u बेसिकली क्या होना चाहिए, z एक्सिस में होना चाहिए। तो z एक्सिस का यूनिट वेक्टर को आप क्या बोलते हो, k कैप बोलते हो। क्या बोलते हो, k कैप। ध्यान से देखिए, i और j है, i का मतलब x, j का मतलब y, और इस वेक्टर को इन दोनों के परपेंडिकुलर होना है, तो x और y दोनों के परपेंडिकुलर j होता है। और चूंकि ये यूनिट वेक्टर है तो आप सॉरी z होता है, और यूनिट वेक्टर है तो आप z नहीं लिखेंगे, z का यूनिट वेक्टर लिखेंगे, z एक्सिस का यूनिट वेक्टर k कैप होता है। तो ये आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट बात नहीं है, लेकिन इस बात को भूलना नहीं है, भूल गए तो आपका सारा आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग खुद से लिख सकते हैं कि ये k कैप हो जाएगा। अब साइन 90 की वैल्यू भी 1 होती है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू के, तो ये जस्ट k कैप। तो आपको क्या मिल गया कि अगर आपने i और j किया तो आपको k कैप मिलेगा। लेकिन फिर से आपको ध्यान रखना है, क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है, मतलब इसका उल्टा करेंगे तो k नहीं आएगा। अगर आपने इसको j क्रॉस i किया, मतलब आपने इसका अपोजिट वेक्टर ले लिया। अभी अभी हमने देखा है a क्रॉस b और b क्रॉस a एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, अपोजिट का मतलब माइनस साइन लगा सकते हैं। तो i इंटू जे अगर k आया है तो j इंटू आई आपको माइनस k कैप आएगा। ठीक है, इसको याद कैसे रखें कि किसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा मेथड है, आपको जनरली टेक्स्ट बुक्स में भी मिल जाएंगे, हर टेक्स्ट बुक में ये चीज जरूर एक्सप्लेन किया गया रहता है। दिस इज अ वेरी एलिगेंट मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उसके लिए आपको एक सर्कल बनाना है, आपको एक सर्कल बनाना है। तो चलिए हम एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, और उसमें आप तीन जगहों पे आई जे और के लिख दीजिए। एक आई लिख दीजिए एक जगह पे जे लिख दीजिए, और एक जगह पे आप के लिख दीजिए। एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाते चलिए और ऑर्डर को फॉलो करते चलिए। अगर आप ऑर्डर फॉलो करते हैं तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो लेटर से आपको i इंटू जे करना है, i क्रॉस के। तो i क्रॉस के किए तो अगला वेक्टर आपका आंसर हो जाएगा। तो i क्रॉस जे विल गिव यू k कैप। ठीक है, आपको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में जाना है, तो एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे तो आपको आंसर पॉजिटिव मिलेगा, क्लॉकवाइज में जाएंगे तो आंसर को नेगेटिव रखना है। इतना बस ध्यान रखना है। एंटी क्लॉक, क्योंकि एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर, पॉजिटिव एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है, और क्लॉकवाइज करते तो एंगल नेगेटिव होते हैं, इसके लिए भी आप समझ सकते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाइए, जो अगला वेक्टर होगा वो आपका प्रोडक्ट देगा। अगर आप उल्टा गए जे क्रॉस आई, तो आपको ध्यान रखना है आप उल्टा जा रहे तो माइनस ही आएगा, नेक्स्ट वाला माइनस, तो जे क्रॉस आई इज माइनस के। लाइकवाइज अगर आप j से k को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नेक्स्ट वेक्टर i है, तो आपका आंसर i कैप होगा। और अगर आप उल्टा जा रहे हैं k क्रॉस j, तो नेक्स्ट वेक्टर अभी भी i है, लेकिन आप क्लॉकवाइज गए हैं तो माइनस i। लाइकवाइज अगर आप k क्रॉस i कर रहे हो तो अगला वेक्टर आपका j है, तो आंसर हो जाएगा j कैप। और अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हो i से k की तरफ, अगला वेक्टर अभी भी j है, लेकिन आप क्लॉकवाइज गए हैं तो आंसर नेगेटिव। तो ध्यान रखिए, आप सीधे ऑर्डर में मल्टीप्लाई कीजिए, नेक्स्ट वेक्टर आपका आंसर होगा, उल्टे ऑर्डर में कीजिए, नेक्स्ट वेक्टर नेगेटिव में आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई। तो अब हम लोग a क्रॉस b को कंपोनेंट फॉर्म में कर सकते हैं। किसमें कर सकते हैं? कंपोनेंट फॉर्म में। ये बहुत ही सिंपल सा चीज है, ठीक है, और बहुत डिफिकल्ट भी है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। चलिए, तो अगर हम लोगों ने a क्रॉस b लिखा कंपोनेंट के तौर पे, तो हमको सबसे पहले तो ये लंबी वाली चीज जिसमें बहुत लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन इसके बिना हमारा कोई चारा नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हमको ये चीज लिखनी ही पड़ेगी। चलिए, मजबूरी है तो हम लोग लिखते हैं bxi प्लस byj प्लस bzk कैप। अब यहाँ पे t3 इंटू 3 मतलब 9 कंपोनेंट्स मिलेंगे। तो ऑफ कोर्स मैंने जैसे पिछली बार किया था वैसे इस बार भी करते हैं, x को इन तीनों के साथ, फिर y को इन तीनों के साथ, j को इन तीनों के साथ। तो पहले x को कर लेते हैं। तो अगर हम लोग इसको करेंगे तो ax bx i क्रॉस i, ये आएगा ax bx i क्रॉस i। ठीक है, अगर आप लोग थोड़ा चतुर हैं, थोड़ा दिमाग दे सकते हैं,
तो यहीं पे अपना काम हम लोग खत्म कर सकते हैं। हमने क्या देखा है कि अगर सेम वाले को करते हैं तो आंसर 0 हो जाता है, अनसेम वाले को करते हैं तो ऑर्डर फॉलो करना। तो एक काम करते हैं, हम लोग अपने काम को बढ़ाते नहीं है, अपने काम को थोड़ा आसान करते हैं, थोड़ा आसान जल्दी करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ये सर्कल बना के रख लेते हैं। ये हो गया I, ये हो गया अपना J और ये हो गया अपना K। बहुत बढ़िया, एक ये लिख लेते हैं और दूसरा याद रखते हैं कि सेम वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करने पे 0 आता है। ये हमने आपके रेफरेंस के लिए देख लिया। चलिए अब देखो, I क्रॉस I जब करोगे तो वो 0 हो जाएगा, मतलब हमारा पहला कंपोनेंट जो है इस प्रोडक्ट का 9 में से एक चीज, एक विकेट डाउन। हमारे पास 9 विकेट थी, एक विकेट डाउन। नेक्स्ट देखो क्या है, AY BY, नहीं सॉरी, अभी हम लोग पहले x वाले से कर रहे हैं, आई एम सो सॉरी, AX BY। तो ये हो गया AX BY। इसका यूनिट वेक्टर ही इंपॉर्टेंट है। देखो आप क्या कर रहे हो अभी, I और J, I इंटू J, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव K, तो यहां पे पॉजिटिव K। बहुत बढ़िया। फिर चलिए AX BZ, AX BZ, यूनिट वेक्टर देखो I एंड K, I एंड K। आप अब क्लॉकवाइज गए हैं तो आंसर नेगेटिव आएगा। I K को छोड़ के क्या बच गया, J, तो J तो बच गया और माइनस आएगा, यहां पे माइनस। देखो कितना फटाक से हो गया। अगर आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं तो लिखने में टेंशन नहीं। अब आगे फिर से बढ़ते हैं। अब ये AX वाला काम खत्म हो चुका है, अब AY से स्टार्ट कीजिए, AY BX। ठीक है, AY BX। अब देखो क्या आता है, J इंटू I, तो देखो J इंटू I, J इंटू I, आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आंसर नेगेटिव आएगा। पहले ही मैं माइनस साइन लिख देता हूं, J इंटू I, क्या बच गया, K, क्या बच गया, वेरी गुड, समझ गए, सिंपल है। रिवाइज करके एक बार फिर से रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। चलो अभी AY BY, चलिए लिख देते हैं AY BY। ठीक है, अभी देखो सेम वाला आ गया ना, सेम वाला AY BY, तो J इंटू J आएगा, J इंटू J 0 होता है, तो क्यों लिखने का, सीधे 0 कर दो। ओके, नेक्स्ट देख दो, AY BZ, तो AY BZ माइनस प्लस मैंने अभी नहीं लिखा है, जानबूझ के देखते हैं, J इंटू K, J इंटू के क्लॉकवाइज जा रहे हैं, आंसर पॉजिटिव आएगा। तो चलो J इंटू के पॉजिटिव का J और K हो गया तो I बचा है। देखा, आसान है। चलो तो इसका भी काम तमाम हो गया। चलो अब AZ BX, यूनिट वेक्टर देखो K और I, तो K और I को छोड़ के J बचता है, तो J लिखेंगे यहां पे। अब उनका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं, K और I है, K और I है, तो आप पॉजिटिव जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव होगा, तो यहां पॉजिटिव लिख दिया। अब देखो AZ को BY के साथ करो, AZ को BY के साथ करो, यहां K है, यहां J है, तो आंसर तो I आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव वो देखते हैं। ये K और J, K और J आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब देखो तीसरा वाला, ये Z सेम हो गए, खत्म, 0, तीसरा वाला आंसर 0 हो जाएगा। डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाते हैं। ठीक है, देखा, अगर इसको फॉलो कर लिए तो मल्टीप्लिकेशन आसान हो गया। अब जरा इसको हम लोग सहूलियत के साथ लिखते हैं, अच्छे से लिखते हैं। इसमें से 2 प्रोडक्ट जो है सो I के टर्म्स में है, 2 J के टर्म्स में और 2 K के टर्म्स में। तो पहले I वाले को हम लोग सेग्रीगेट कर लेते हैं। एक बंदा यहां है और एक बंदा यहां है। देखो मैं इसको कैसे लिखता हूं, मैं इसमें से I कॉमन निकाल लेता हूं, दोनों में से I कॉमन निकाल लिया, तो यहां पे AY BZ, यहां पे AZ BY। ठीक है, तो हम लिख देते AY BZ, फिर यहां माइनस साइन है, AZ BY। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब चलो मैं दूसरे पेन से लेता हूं, J वाले को, I के बाद J आता है, एक बंदा यहां है J और एक बंदा यहां है J। इन दोनों में से अगर मैंने प्लस J कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो पहले इसको लिख लेते हैं फिर इसको लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा AZ BX माइनस ये हो जाएगा AX BZ। ठीक है, अब तीसरा भाई जो है वो अपना K वाला, एक ये है और एक ये है, तो इसमें से हम लोग प्लस K कॉमन ले लेते हैं। पॉजिटिव कौन है, ये है, तो पहले इसको लिख दिया जाए,
ए एक्स बी वाई है, ए एक्स बी वाई है ना, हाँ ए एक्स बी वाई, और दूसरा बंदा है ए वाई बी जेड। हो गया ये अपना एक्सपेंशन। एक सॉरी, यहां तो हमने ध्यान ही दे दिया, ये ए क्रॉस बी चल रहा था भाई लोग, ये ए क्रॉस बी का एक्सपेंशन ऐसा हो गया। आप बोलेंगे सर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, याद कैसे रखे? तो इसके लिए ट्रिक भी है याद रखने का। आई टेल यू द ट्रिक। पहले तो आप इसको पढ़ लीजिए कि ये आपके समझ में आया कि नहीं। हमने क्या किया, 9 एलिमेंट्स बनाए, जिसमें से 3 एलिमेंट्स जो सेम यूनिट वेक्टर वाले थे उनको हमने जीरो कर दिया यूजिंग दिस फॉर्मूला, और 6 एलिमेंट्स बच गए, उसके लिए हम लोगों ने ये ऑर्डर फॉलो किया। अगर यूनिट वेक्टर्स एंटी क्लॉकवाइज जा रहे थे तो उनको पॉजिटिव रखा, 1 2 3 पॉजिटिव, और अगर वो क्लॉकवाइज जा रहे थे तो नेगेटिव रखा, 1 2 3, 3 जगह पे नेगेटिव आया। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखा जाए, तो अब देखिए एकदम रामबाण टॉनिक में आप लोग को दे रहा हूं इसको याद रखने का। ठीक है, ये मैं इरेज कर देता हूं, मैं नीचे नहीं देखूंगा। ठीक है, आप ये मत सोचना मैं नीचे देख रहा हूं, मैं आपको बस ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, अब मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने आंख बंद कर रखा है, तो आप मेरे ऊपर ये बिलीव कीजिए कि मैं आपको बिना देखे ही इसका आंसर लिख के दूंगा, मेरे पास कोई तरीका नहीं है। ठीक है, और एल्स मैं इसको इरेज कर देता हूं, आप इसको बैकवर्ड करके देख सकते हैं कि यही आंसर था। चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं, तो मैं प्रूव कर देता हूं इसको याद कैसे करते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं ए क्रॉस बी, बहुत ही आसान है, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। देखो क्या करना है अपने को, करना क्या है, पहले ले लो आई और स्टार्ट कर दो एक ब्रैकेट, ब्रैकेट में 2 बार लिख दो ए बी, लेकिन थोड़ा जगह लिख के करना। ठीक है, एक बार ए बी फिर से माइनस ए बी। ठीक है, फिर लिख दो प्लस साइन, जे कैप ले लो, फिर से ए बी लिख दो थोड़ा जगह लेके, और माइनस साइन फिर से ए बी लिख दो थोड़ा जगह लेके। ठीक है, ये मैं बता रहा हूं, अगर आप भूल गए, आप अगर चतुर हो तो आपको याद है, अगर इनके वैसे चतुर हो तभी तो ये भी कर रहे हो, तो चतुर तो आप हर सेंस में ए बी माइनस ए बी थोड़ा जगह देके लिखते हैं। ओके, ए बी। अब क्या करना है, अब देखो ये आई का मतलब क्या होता है, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स है। अब एक्स के आगे बढ़िए, है ना, हमें यहां लिख देता हूं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और के जो है ना जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। अब ऑर्डर बढ़िए, यहाँ एक्स के बाद आगे जाइए, क्या बचता है, वाई और जेड, यहां लिख दीजिए वाई और जेड, और यहां क्या करना है आपको, इसको फ्लिप कर देना है, ये वाई और ये जेड था, तो अब ये जेड और ये वाई आ जाएगा। देखो कितना सिंपल है। आप चाहे तो जहां मैंने नीचे आंसर लिखा था, वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, आपको यही आंसर मिलेगा। अब देखो जे भैया यहाँ है, अब एंटी क्लॉकवाइज में आगे बढ़ो, जे के बाद क्या आता है, जे मतलब वाई एक्सिस, वाई के बाद क्या आता है, जेड और एक्स आता है, तो उसी ऑर्डर में लिखिए जेड और एक्स, और यहां पे उसका उल्टा कर दीजिए एक्स और जेड। ठीक है, फिर से आगे बढ़िए, के मतलब जेड एक्सिस, एंटी क्लॉकवाइज में आप आगे चले जाइए तो आपको x और y मिलेगा, तो यहां पे मिल गया x, यहां पे y, और यहां पे आपको उल्टा कर देना है, हो गया आंसर। ठीक है, कितना सिंपल है, बहुत ही सिंपल ये आंसर है, इसको याद रखने में आपको कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और भूल गए तो ये आप रामबाण टॉनिक या रामबाण ऑयल लगा देंगे, दर्द निकल जाएगा। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। आप इसको एक बार रीड कर लीजिए, ऑर्डर कैसे याद रखना है। एक और चीज इसके बारे में, एक और प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, वो ये कि जब आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो उन दोनों वेक्टर को लेके अगर हमने एक पैरेललोग्राम बनाया तो उस पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर होता है। तो वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ, एंड दैट विल फिनिश द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो आई होप दिस इज क्लियर, आई इरेज दिस। और अब हम 2 वेक्टर्स को लेके एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। पैरेललोग्राम लॉ हम लोग पहले पढ़ चुके थे, हालांकि इस लॉ की जरूरत नहीं, बस आपको पैरेललोग्राम के मैथमेटिक्स की जरूरत है। सो आई ड्रॉ वेक्टर्स, ये हो गया अपना वेक्टर ए मान लीजिए, और ये हो गया अपना वेक्टर बी। ठीक है, ए क्रॉस बी किधर भी आने दो, इस बोर्ड के बाहर आने दो, अपने को अभी उससे मतलब नहीं, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ये थीटा एंगल हो गया भाई, ठीक है, ये हो गया थीटा एंगल। अब इससे पैरेललोग्राम बनाएंगे तो कैसे करेंगे, वी हैव टू ड्रॉ अ पैरेलल लाइन विच शुड बी इक्वल टू
ए वेक्टर ऑल्सो। इस वेक्टर के पैरेलल और इक्वल हमने एक वेक्टर यहां ड्रॉ कर लिया, और इस बी वेक्टर के पैरेलल और इक्वल हम यहां से एक ड्रॉ कर लेते हैं, तो अपने 4 साइड पूरे हो जाएंगे और अपना पैरेललोग्राम भी पूरा हो जाएगा। वी कैन लेबल देम, हम इसका नाम लिख सकते हैं, कुछ नाम दे सकते हैं। दिस इज ओ पी क्यू आर इफ इन केस यू वांट। ओके, चलो अब ये जो वेक्टर ए है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, सिर्फ ए होगा। ये जो वेक्टर बी है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिर्फ बी होगा। लाइकवाइज ये बी होगा और ये ए होगा, करेक्ट। अगर मैं इसका एरिया निकालूं, अब बताइए एरिया क्या होता है, एरिया, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं, इसका मैग्नीट्यूड ए है, इसका मैग्नीट्यूड बी है, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम क्या नाम है, OPQR, OPQR, ठीक है। समझ में आ रहा है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कौन मुझे बताएगा। तो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 नहीं होता है, दिस इज ओनली बेस इंटू हाइट। क्या होता है, बेस इंटू हाइट। क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। चलो बेस क्या है, बेस तो ये है। हाइट क्या है, अब इसमें हाइट तो दिया नहीं है, तो हाइट आपको यहां पे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हाइट क्या होता है, ऊपर के कोई भी वर्टाइसिस से आप क्या करो, नीचे के बेस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो इसको मान लो इसको मैं m बोल दिया, तो ये अपना हाइट हो जाएगा, ठीक है, ये अपना हाइट हो जाएगा। तो मैं इसमें क्या बोल सकता हूं, अपना बेस जो है, बेस अपना OA है, वेरी गुड, OA है। और हाइट क्या है, RM, हाइट क्या है, RM के बराबर है, ठीक है। तो ये हाइट कितना होगा, तो उसके लिए आपको इस ट्राइंगल को देखना पड़ेगा। ये ट्राइंगल, अगर आप लोग के पास दिमाग है तो आप बता सकते खुद से। हमेशा ध्यान रखो, थीटा को ध्यान दो, थीटा को, थीटा को हमेशा ध्यान दो। थीटा को अगर ध्यान दे रहे हो, और राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें आपको हाइपोटेनस दिया है, ये देखो, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। थीटा यहां होना चाहिए, थीटा को ध्यान रख के। तो अगर आपको ये हाइपोटेनस की वैल्यू दी गई है, तो ये अपोजिट साइड हो गया, ये एडजेसेंट साइड हो गया। अपोजिट साइड हमेशा क्या होता है, साइन कंपोनेंट होता है। क्या होता है, साइन। तो अगर ये बी है तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा, और ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। ये हमेशा ध्यान रखिए। अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है जिसमें हाइपोटेनस की वैल्यू पता है, तो उसका जो एडजेसेंट साइड होता है वो हाइपोटेनस टाइम कॉस थीटा होता है, और उसका जो परपेंडिकुलर साइड होता है वो हाइपोटेनस टाइम साइन थीटा होता है। आप चाहे तो डायरेक्टली आप साइन थीटा रख के निकाल के देख सकते हैं। अगर आप इसमें साइन थीटा निकाले तो क्या लिखोगे, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब H अपॉन B। तो देखो आपको H क्या मिल गया, B साइन थीटा। सो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, सो दिस इज सिंपल। चलिए अब इसमें वैल्यू रख दिया जाए OA। अब ये देखो यहाँ पे कहीं भी एरो नहीं है, एरिया इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी ओवर हियर। सो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड रखने हैं OA। OA का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का लेंथ A है, तो आप लिख दीजिए A। और हाइट कितना आ गया, B साइन थीटा, B साइन थीटा। अरे भाई AB साइन थीटा कुछ तो आया था अपने को, क्या आया था, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड आया था। ये देखो हमने A क्रॉस B क्या लिखा था, A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा U कैप। तो इसको हमने क्या बोला था, मैग्नीट्यूड। क्या बोला था, मैग्नीट्यूड। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट A क्रॉस B इन मॉड। मॉड में जब रखते हैं वेक्टर को तो हम बोलते हैं उसका मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। सो दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ A क्रॉस B, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, ठीक है। तो ये भी कभी कभी आपसे ऐसे क्वेश्चन प्रूव करने के लिए भी बोला जाता है कि प्रूव दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ A cross B vector is equal to the area of the parallelogram made with the help of these two vector, ठीक है। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। इफ एनी डाउट, एनीथिंग इज अनक्लियर, प्लीज पुट योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। इसके साथ हम लोग अपना लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, और इससे पहले कि मैं आपको टाटा बाय बाय करूं, आई अगेन रिमाइंड यू, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, बिकॉज यू सी व्हेन टीचर टीचेस, he takes an effort to take the lecture
we remove some time for writing, explaining, learning also, and then delivering the lecture. So अगर हम इतना कुछ करते हैं तो आप घर बैठे फ्री में ये चीज़ कमा रहे हैं. You don't have to invest any money, you just have to press the subscribe and bell icon. ठीक है. So with this I finish the lecture. आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी अगले लेक्चर में. तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, and take care, टाटा and bye bye.